अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिज़नेस लॉ, आज हमारा लेक्चर 6 है जी। फर्स्ट वीक हमारा एंड होने जा रहा है और साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी एंड हो चुका है क्योंकि हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया था। अगर आप लोग सीधा इसी लेक्चर को सुनने आ गए तो मैं आपको बताता जाऊँ, साथ साथ वही सारे लेक्चर सुनने। हमारा चैप्टर 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर है, वो हमारा आज एंड हो चुका है। आप लोगों का मंडे को टेस्ट है इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का। सेशनल प्लान आप लोगों के पास अवेलेबल है, उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है जी कि हर मंडे को आपका टेस्ट होना है और साथ ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि किस चैप्टर का टेस्ट होना है। ठीक है जी, तो आपने प्लीज़ सब लोगों ने टेस्ट देना है, टेस्ट दें। मैं खुद मार्क करूँगा सारे टेस्ट, मुझे आइडिया हो कि स्टूडेंट्स किस एरिया में वीक हैं, ताकि फिर मैं उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी वर्किंग करूँ। तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट लाजमी दीजिएगा। अगर आप ये सारे टेस्ट प्रॉपरली कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके इम्कानात ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, गारंटी तो नहीं होती लेकिन काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पास होने के। इसके साथ ये है कि घर पे थोड़ी बहुत बस प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर 2 तो एंड हो चुका है कल, आज हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस का तरीकाकार ये होगा कि एक तो हम एमसीक्यूज़ आपके ऑब्वियसली पेपर में आने हैं तो उनको हम देख लिया करेंगे एमसीक्यूज़ को, और सेकंड ये है कि कुछ क्वेश्चन जो दूसरे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो जिसको कहा जा सकता है उनको भी देख लिया करेंगे। ठीक है, जहाँ पर केस सिनेरियोज आया करेंगे वो केस को किस तरह से सॉल्व करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह ड्राफ्ट करना है वो मैं आप लोगों को गाइड किया करूँगा। लेकिन वो सिर्फ गाइडेंस लेने से ड्राफ्ट नहीं होना है, ये तो कंफर्म बात है। वो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, लिख लिख कर नहीं करते, वो आपको तरीकाकार आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत लाजमी है और टेस्ट बहुत लाजमी है। और प्रैक्टिस से मुराद जब मैं लेता हूँ तो वो रिटन प्रैक्टिस है, जो आपने टेस्ट के अलावा एडिशनल कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आप लोगों के पास सेट आ चुका होगा इसका भी प्रैक्टिस सेट। हमारा चैप्टर 2 का एमसीक्यूज़ भी आगे होंगे। दो फाइल्स उसकी होंगी, एक सोल्ड वाली एक अनसोल्ड वाली, और आपके जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो भी उसके अंदर, ये बाद में सजेस्टेड सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, चलें जी फिर चलते हैं। इसी बुक के ही जो क्वेश्चन हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पास पेपर्स होते हैं। ये जो इसमें आ रहे होते हैं ना आपकी बुक में, ये आई कैप के पास पेपर्स ही होते हैं, आई कैप ने वही यहाँ पर प्रोवाइड किए होते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा जी, ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं उसकी। पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आ गया लॉफुल ऑफर इज़, इंतहाई सस्ता सवाल है। लॉफुल ऑफर को क्या बोला जाता है? प्रॉमिस बोला जाता है, लीगल रिलेशन बोला जाता है, प्रपोजल या प्रेजेंटेशन? तो भाई ऑफर प्रपोजल एक ही चीज़ है, प्रपोजल इसका आंसर होगा। आई बिलीव ये तो बिल्कुल ही ईजी था। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन ऑफर? इनमें से कौन सी चीज़ है जो ऑफ़र में रिजल्ट होती है, मतलब है कि ऑफ़र ही कहलाती है, आप समझ लें। पहला डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अगर मैं आपको सिर्फ बताऊं कि यार मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ, शायद उन्होंने किसी एग्जांपल भी कोई इस तरह की ली थी। लेक्चर अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें उसके अंदर कवर्ड नज़र आएंगी, कोई ना कोई एग्जांपल होती है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ यार मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा आपको, मैंने ऑफ़र नहीं किया आपको, तो सिर्फ अपना इंटेंशन को डिक्लेयर करना, दिस इज़ नॉट एन ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र हमें पता है, ऑफ़र क्या होती है? जब हम अगले बंदे को अपनी विलिंगनेस शो करते हैं कि भाई मैं ये काम करना है या ये काम से रोकने के लिए मैं एक्टिविटी आपके साथ करना चाह रहा हूँ, और उसमें पर्पज़ ये होता है कि अगला बंदा भी अपनी मर्जी शामिल करेगा। ठीक है, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बता रहे होते। ठीक है, अच्छा तो पहला तो नहीं है। फिर इनविटेशन टू ऑफर तो हमने कैटेगोरिकली पढ़ा है कि इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। वो कह रहा है कि इसमें से ऑफर कौन सा है, इसलिए फिर सी पे गए तो अच्छा डी देख लो, एन ऑफर मेड इन अ जॉब, तो ये तो फजूल बात है। सी, एन एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द लॉस्ट डॉग ऑफ द एडवर्टाइजर। एक भाई ऐड दिया गया है या ऐलान करवा दिया गया है मस्जिद में कि भाईजान जो मेरा कुत्ता जो मेरा गुम गया है उसको ढूंढ कर लाएगा, मैं उसको इनाम दूंगा। तो ये ऑफ़र ही है, लेकिन ये कौन सी वाली ऑफ़र है? हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, जनरल ऑफ़र एंड स्पेसिफिक ऑफ़र। ये जनरल ऑफ़र है, तमाम जनता को हमने ऑफ़र करवा दी। हमें नहीं पता किस किस तक आवाज़ पहुँची है, लेकिन हमने सबको कह दिया। हाँ, अब अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको रिवॉर्ड मिले, उसको इनाम मिले, तो ये लाजमी है कि ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट होनी चाहिए, अदरवाइज तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में मैंने आपको एक एडिशन लिखवाया था कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर एक्सेप्टेंस, वो कम्युनिकेट होना लाजमी है। अदरवाइज अगर आप वो कुत्ता ढूंढ कर ले भी आएंगे तो आपको आगे से वो भी मतलब क्या करेगा, वो नहीं देगा आपको इनाम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 3, अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओके फॉर अ लॉफुल एंड लीगल मैटर सफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली एड्रेस इज पुट इन टू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो कहते हैं एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है,
वो बिल्कुल लीगल है, लॉफुल काम के लिए किया जा रहा है, स्टैंप वगैरह भी उस पर लगी, मतलब जो जो उसके लवाजमात हो सकते थे ना उस एक्सेप्टेंस लेटर के, वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। तो जब मौजूद हैं तो भाई हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस भेजी, आपकी जब एक्सेप्टेंस गई, अगले बंदे ने खोल कर देखी, अब ये प्रॉमिस बन गया, ऑफर थी ना, अब प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस आ गया, तो उसने कहा कि बाकी चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं सारी, ठीक है, मतलब है कि कंसिडरेशन भी शामिल है इसमें, आपका कंसिडरेशन शामिल हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जब तमाम चीज़ें शामिल हैं तो जनरली इसी मौके के ऊपर क्या होती है, जब जैसे एक्सेप्टेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो बन जाता है। हालांकि स्टेजेस हैं बीच में, फेजेस हमें एग्जैक्टली पता है कि डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि आम तौर पे वो इकट्ठी ही चीज़ें बोल दी जाती है, जब बंदा एक्सेप्ट करता है उसके अंदर रेट शेड भी तय हुआ होता है बात का, ठीक है, और कमर्शियल सेंस भी बन रही होती है, उसका इन्फोर्सिबिलिटी भी होती है, तो आम तौर पे एक्सेप्टेंस के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है आम तौर पे, ठीक। प्रैक्टिकली मतलब ये है, थ्योरेटिकली तो ऑब्वियसली स्टेजेस में जाएगी ना बात। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जी एज अगेंस्ट दी प्रपोजर, एज अगेंस्ट दी प्रपोजर, प्रपोजर साहब जो है वो बाउंड हो गए। जैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने ट्रांसमिट किया, आपको भेजा, मैं क्या हूँ, ऑफरी हूँ जिसने एक्सेप्ट किया, आप ऑफरर हैं। जैसे ही मैंने ट्रांसमिशन लेटर, मतलब कि लेटर ट्रांसमिशन में डाला है, बॉक्स ऑफिस में, लेटर बॉक्स में गया है, तो आपके पास क्या है, अभी पहुंचा भी नहीं, लेकिन आप क्या हो चुके हैं, बतौर ऑफर बाउंड हो चुके हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर या एज अगेंस्ट द ऑफर, ठीक है। मैं कब बाउंड होऊंगा, मैं ऑफरी तब बाउंड होऊंगा जब आपने वो लेटर पढ़ना है, आपकी नॉलेज में आनी है चीज़, बात फॉलो की है। नंबर 4, एन ऑफर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम। अच्छा ये देखें, अजीब अजीब सी तरह से उसने इंग्लिश कर लिख के पूछा है, तो कई इसमें ही माशाल्लाह घबरा जाते हैं कि पता नहीं की पूछ लिया है। उसने पूछा है कि एन ऑफर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम, इसका मतलब है कि नीचे वाली कौन सी चीज़ों का मतलब ऑफ़र ही है, बाकियों का तो ऑफ़र वो डिफरेंट है, लेकिन कौन सी चीज़ ऑफ़र से डिफरेंट नहीं है। जैसे एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीजमेंट आमतौर पे जो होती है, एड्स वगैरह लगाए होते हैं, वो सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, ठीक है, वो ऑफर नहीं होती। अब आप कहेंगे कि वो डॉग वाली एडवर्टीजमेंट क्यों है, देखें उसमें तो उसने डिटेल में बताया है कि भाईजान मैं ये एडवर्टीजमेंट का मकसद क्या है, मेरा कुत्ता ढूंढ के लाए, मैं आपको पैसे दूंगा, वो प्रॉपर उसमें ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एक ऐड चला दिया जाएगा कि मेरा कुत्ता गुम हो गया है, तो क्या करें फिर, ये तो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट वर्ड सुनते हुए नहीं भाग पड़ना कि यार ये फलां चीज़ है, पूरा समझना है क्या है, क्योंकि जनरली एडवर्टीजमेंट क्या होती है, सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो जो टीवी में आपको ऐड नज़र आते हैं, बिल बोर्ड्स पे ऐड नज़र आते हैं, अगर आप वो आपको ऑफर नहीं कर रहा, अगर आप उसे फ़ौरन नहीं कहोगे यार मुझे चीज़ बेचो, हो सकता है वो इनकार कर दोगे, मैंने तो ऑफर करवाई नहीं है, आप मुझे अब ऑफर कर रहे हैं और मेरी मर्जी एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, बात कर रहे हैं फॉलो। तो एडवर्टीजमेंट तो भाई ऑफर से डिफरेंट है। प्राइस लिस्ट लगी हुई है तो ये भी ऑफर से डिफरेंट है। प्रपोजल फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, ये तो ऑफर ही है ना, ये तो डिफरेंट नहीं है। लास्ट के डिस्प्ले ऑफ द गुड्स, ये भी ऑफर से डिफरेंट है, तो सी जवाब हो जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन, A makes an offer, A for Ali makes an offer to B for Bilal on 10th by a letter which reaches B on 12th। देखें जी, उसने लेटर अपना जो है, ठीक है, उसने भाई अपना लेटर लिखकर भेजा है कितनी तारीख को, 10 तारीख को। ये यहां से मतलब क्या हुआ होगा, डिस्पैच हुआ है लेटर, डिस्पैच ऑफ ऑफर। अच्छा ये लेटर अब पहुंचा कब है, ये 12 तारीख को पहुंचा, किसके पास, बिलाल साहब के पास, ये इसके पास आ गया। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा वैसे इसने क्वेश्चन तो जो भी किया, लेकिन हम जाहिर है सारे स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। ऑफर कब हुई है, ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई है, 10 तारीख को जब उसने ऑफर का लेटर लिखा है, अगले को पता भी नहीं है कि मुझे कोई लेटर आ रहा है, या 12 तारीख को जब उसके नॉलेज में आई है चीज़। तो ऑब्वियसली जब उसके नॉलेज में आई है तो हम ये कह सकते हैं कि 12 तारीख को तो ऑफर कम्युनिकेट हुई है, ऑफर कम्युनिकेटेड। ये वैसे सवाल नहीं है, सवाल जो है वो देख लेते हैं, ये तो बस हम रिवाइज कर रहे हैं। आगे उसने कहा बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बी ऑब्वियसली ऑफरी है, वही एक्सेप्ट करेगा अगर करना है तो। उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा 14 तारीख को, तो इसका मतलब है कि ये अगला एक खत आया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA मैंने इसको लिख दिया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो लोग बीच बीच में से जिनको देखने की आदत है ना निकाल के, तो वो उनके लिए मसला पैदा होगा अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, फिर आगे पूछेंगे जी सर LOA क्या है। तो भाई पूरा लेक्चर सुना करें, मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें किया करूँगा ताकि आप लोग बाज हैं इस आदत से, वो आदत आपकी जहाँ पे है वहाँ पर किया करें, लेक्चर्स के अंदर नहीं। अच्छा जी LOA क्या है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये उस भाई ने कब लिखा है, 14 मार्च को,
14 मार्च को, 14 फेब को ही लिख देता यार, 14 मार्च, अच्छा डेट तो है ही नहीं, हम खुद से बनाई जा रहे हैं। 14 को सही है, उसने एक्सेप्ट कर लिया जी प्रपोजल आपका 14 को। विच रीचेज ए ऑन 16th, ए से मुराद कौन, ये था बिलाल साहब थे, ये बिलाल ने लिखा, इसने जो है कौन है, अली, अली के पास कब ये पहुंचा है वही बच्चा 16th को, ठीक है चलो 16 को। अच्छा अब क्वेश्चन तो है जी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट अली ऑन, एज अगेंस्ट ए ऑन, ए भाई कब बाउंड हो जाएगा, ए के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई हमें पता है कि जैसे ही इस भाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखकर लेटर बॉक्स में डाला है, चाहे इसके पास अभी तक पहुंचा है नहीं, इसके पास पहुंचा 16 तारीख को इसने, लेकिन बिलाल ने, बी ने जिस तरह ही लेटर लिखा एक्सेप्टेंस का, कौन बाउंड हो चुके हैं, अली, ए फॉर अली साहब क्या हो चुके हैं, बाउंड हो चुके हैं, ठीक है, एज अगेंस्ट प्रपोजर या एज अगेंस्ट ऑफर या एज अगेंस्ट अली, ए इन दिस केस कब होता है 14th को। ये तो 14 का जवाब आ गया। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बिलाल साहब कब बाउंड होंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बिलाल ऑन 16 मार्च, बिलाल साहब क्योंकि एक्सेप्टर है, ऑफरिंग है, तो 16 मार्च को जब अली ने उसको पढ़ना है लेटर को, तो उस वक्त ये बाउंड होगा। इसका मतलब है कि 16 मार्च से पहले पहले क्या बिलाल बैक ऑफ कर सकता है, रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को, एग्जैक्टली कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं कि अली साहब कब तक अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, क्योंकि अली के हाथ में ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस बिलाल की है, अली कब तक अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो भाईजान ये 14 तारीख को लेटर एक्सेप्टेंस का डिस्पैच होने से पहले पहले, ट्रांसमिट होने से पहले पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, बाद में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि 14 तारीख को जैसे बिलाल ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा है, अली साहब बाउंड हो चुके हैं, आप ये पीछे नहीं हट सकते। बात आ गई समझ, चलें देखिए हमारा सारा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अच्छा जी 6 नंबर, ऑफर इज सिंपली वाओ, सिंपली mere expression of willingness to do or not to do something। अच्छा, intention to create legal relationship, नहीं, सिर्फ ये तो नहीं है ना, intention to get assent of other party for offered act or abstinence। अच्छा इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, तो ऑल ऑफ द अबव की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वाला है mere expression of willingness, सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है कि यार मैं करना चाह रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन सिर्फ क्योंकि उसके हैं तो इसको तो नहीं ऑफर कहा जा सकता। अदरवाइज पॉइंट 2 तो बीच में आता ही ऑफर के, लेकिन वो सिर्फ इंटेंशन टू, हर मतलब के इंटेंशन जहाँ पे और लीगल रिलेशनशिप कायम करने की, उसको आप ऑफर तो नहीं कह सकते ना। इसलिए जो सी है ना थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसने कहा इंटेंशन टू गेट एसेंट ऑफ अदर पार्टी फॉर ऑफर्ड एक्ट और एब्सटिनेंस, मैंने जो काम करना है या जो मैंने काम नहीं करना उसके ऊपर मैं आपकी ऑफर, आपकी मर्जी देना चाह रहा हूँ, तो ये ज़्यादा प्रॉपर है। 7 नंबर पे आ जाएं, एन ऑफर कैन नॉट बी मेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। देखें हमने ये डिस्कस किया था कि शीशे में खड़े हो गए आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट अलाउड। ऑफर के लिए कम से कम 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, मतलब आपसे हटकर एक पार्टी तो कम से कम ज़रूर हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं। जनरल ऑफर में देखें हज़ारों लाखों लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। टीवी के ऊपर आके आप ऐड चला दें, मेरी मर्सिडीज़ बेंज वो गुम हो गई है, पूरे पाकिस्तान में से जो बंदा ढूंढ कर देगा उसको मैं 1000 रुपये इनाम दूंगा, $1000 इनाम दूंगा, ठीक है। अब आपने टीवी के ऊपर आके बैठ के ऑफर कर दी है पूरी दुनिया के लिए, तो जनरल ऑफर जितने मर्जी लोगों को करे, स्पेसिफिक भी एक से ज़्यादा लोगों को हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली पूरी आवाम को नहीं हो सकती। स्पेसिफिक में जिसको आप ऑफर कर रहे हैं, जो ऑफरी है, दैट मस्ट बी नोन टू दी ऑफरर, ऑफरर को पता होना चाहिए कि ऑफरी क्या है, सिंपल ये। अब अगर वो 50 लोग उसको पता है यार ये फलां बंदों को मैं कर रहा हूँ, तो 50 भी हो सकते हैं, अगर एक को करना चाहता है तो एक भी हो सकता है, ओके जी। तो अपने आप को तो खैर नहीं कर सकता। 8 नंबर देखें, ये जो प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह किया करेंगे या इस तरह जो एंड पे हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ हमने उस क्वेश्चन की हद तक नहीं बात करनी होती, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट लिंक कर रहा है वो मेरे माइंड में आएगा, मैं दोबारा आप लोगों को फ़ौरन ही क्विकली रिवाइज भी करवा दूंगा, इसलिए ये मिस नहीं करना आप लोगों ने प्लीज़, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ रहे हैं, एन ऑफर इज सेट टू बी रिवोक्ड। कब रिवोक होती है जी? बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। हाँ भाई ये पढ़ा तो था कि अगर कोई कंडीशन लगाई हुई थी कि और आप वो उसको एक्सेप्ट ना करें तो ऑटोमेटिकली रिवोक होगी, सिवाय एक कंडीशन के। एक कंडीशन में रिलैक्सेशन है, वो कौन सी कंडीशन थी, कौन सी थी भाई आप लोग बताएं। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि कंडीशंस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है जी
कंडीशन जो अगर फुलफिल ना हुई तो सीधा सीधा इनकार है। सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सिर्फ कंडीशन है जिसमें फौरन इनकार नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है कि ऑफरर अगर चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। वो कौन सा था? प्रिस्क्राइब्ड मैनर वाली। कौन सा? प्रिस्क्राइब्ड मैनर वाली। प्रिस्क्राइब्ड मैनर वाली क्या थी कि मैंने आपको कहा कि मुझे सिर्फ ईमेल के थ्रू ही आपने एक्सेप्ट करना है, आपने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं विद इन रीजनेबल टाइम आपको ये कह दूं कि नहीं भाई मुझे ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई चाहिए, तो सही है जी, अंडरस्टूड बात है, आपको अब ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर फॉर रीजनेबल टाइम मैं खामोश रहता हूँ, मैं ऑफर था, आपने व्हाट्सएप कर दिया हुआ है जबकि मैंने ईमेल कहा था, मैं खामोश रहता हूँ, इसका मतलब ये समझा रहेगा कि मैंने इसको समझ लिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, आपकी एक्सेप्टेंस को। मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है कि आपने प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं किया, ठीक है। क्योंकि कानून कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड मैनर को इतनी सख्त चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर इतनी सज़ा दे दी जाए कि ऑफर ही रिवोक हो गई है। हाँ, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन है, आपको कहा गया था फलां जगह पे आके आपने काम करना है, आपने वो जो है नहीं किया, ठीक है। आपको ये कहा गया था कि फॉर एग्जांपल सिर्फ कैश के अंदर ही पेमेंट करनी है, आपने चेक के अंदर कर दी। ये ऐसी कंडीशंस के ऊपर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है चीज़। आई बात समझ? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है जी? पहला आ गया कब रिवोक होगी, तो पहली ए तो बन रहा है जी, अगर ए के ऊपर ही जाएँ तो ये तो पूरा जवाब बन रहा है, लेकिन अगले भी देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मोड बट ऑफर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, तो क्या रिवोक हो जाएगी? ये अभी हमने कहा कि अगर ऑफर साहब ऑब्जेक्ट नहीं करते जबकि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं थी, तो भाई ऑटोमेटिकली नहीं ख़त्म होती ये वाली। ये कंडीशन एक ऐसी है जिसमें रिलैक्सेशन है। तो आप अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर से हटकर जवाब दिया गया एक्सेप्टेंस में, मतलब कि ऑफरी ने, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा पहले, सही है, फिर आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा, एक्सेप्टेंस नॉट गिवन विद इन रीजनेबल पीरियड टाइम बट ऑफर डज नॉट ऑब्जेक्ट, तो ये भी कोई नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ अराइजन बिटवीन ऑफर, तो ये भी नहीं भाई। सिंपल पहला जी, अगर कोई कंडीशन लगाई गई है तो वो आपकी रिवोक हो जाएगी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये तो ऑफर ही नहीं होती, वहाँ पर कहा जाता है कंसेंसस ऐड आइटम होना चाहिए। मैं आप लोगों को ना मंडे को, मुझे प्लीज़ मैसेज वैसे ग्रुप में कर देना, मंडे को ना मैं आप लोगों को भेजूँगा लीगल टर्म्स, ठीक है, लीगल टर्म्स भी भेजूँगा, और कोशिश करूँगा बीच में टाइम निकलाना तो उसमें आपको बता भी दूँ एक बार कि वो लीगल टर्म्स किस तरह पढ़नी है, किस तरह अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। मुझे बस याद करवा देना, तो वैसे होपफुली याद तो रहेगा मुझे। अच्छा जी, कंसेंसस ऐड आइटम ये होता है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर, तमाम का एग्जैक्ट सेम पेज के ऊपर होना लाजमी है। अगर वो एग्जैक्ट सेम पेज के ऊपर नहीं है तो कोई ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह कोई नहीं हुई। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि जी भाई मैं आपको ब्लैक गाड़ी जो है वो बेचना चाह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि शायद मैं वाइट बेचना चाह रहा हूँ, अब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने ब्लैक समझ के ऑफर की, यार 50 लाख की खरीद लो फॉर एग्जांपल, आपने वाइट समझ के कहा मैं 50 लाख की खरीद लेता हूँ, ये दिस इज़ नॉट कंसेंसस ऐड आइटम। ये लीगल टर्म है कि दोनों लोग सेम पेज के ऊपर नहीं हैं, तो ये तो उधर बात चली जाती है ना मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, वो तो ऑफर होती ही नहीं है। यहाँ पे है कि ऑफर हुई थी, रिवोक किस तरह होनी है, तो रिवोक करने के ये तरीके। अच्छा, 9 पे आ जाए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन, भाई प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करें ना, जब अगर तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर ना होता फिर आप यूजुअल मैनर में या रीजनेबल मैनर में करो, लेकिन अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर मेंशन किया गया है तो भाई उसी में होनी चाहिए लाजमी तौर पे। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है? पहले नंबर पे, प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। अच्छा, हमने ट्रू वाली ढूंढनी है। वो ये कह रहा है कि ये जो 10 तारीख को ऑफर आपने की थी, इसको आप एज अगेंस्ट ऑफरी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले कर सकते हैं। ऑफरी वाली एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही थी? 16 तारीख को, जब ऑफरी का लिखा हुआ लेटर अली साहब ने पढ़ा था, उस वक्त ऑफरी बिलाल बाउंड हुआ था, ऐसे ही है। तो क्या इस तरह ही होती है कि 16 तारीख से पहले पहले वो कभी भी ऑफर रिवोक कर सकता है? जवाब है गलत। वो कब तक कर सकता है? जब तक कि एज अगेंस्ट ऑफर ना बाउंड हुआ। देखे वही ये बात इतनी की बार हमने दोहरा ली है, मेरे ख्याल में अब शायद आवाज़ारी भी होने लग जाए, आपको होनी चाहिए, अगर मतलब इतना समझ आ जानी चाहिए अब तक बात। अगर नहीं अभी भी आवाज़ारी हो रही ना, तो इसका मतलब है कि भाई कॉन्सेप्ट वीक है, सही है। ये अब सिंपल सा एक टेस्ट था कि क्योंकि बहुत बार हमने डिस्कस ये बात कर ली है, ऑफरर ने ऑफर को रिवोक करना है, तो ऑफरर ऑफर को रिवोक कर सकता है ऑफरर के बाउंड होने से पहले पहले। जब ऑफरर साहब बाउंड हो गए हैं तो इसका मतलब वो पीछे नहीं हट सकता इस एग्रीमेंट से, तो भाई वो उससे पहले पहले करेगा। तो इसका जवाब क्या होगा? उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सेप्ट
तो पहली वाली तो गलत थी ना, प्रपोजल तो नहीं हो सकता अगर, हाँ अनलेस अगेंस्ट द ऑफरर लिखा होता फिर सही था। दूसरा, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड, ये बंदा एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है कब तक, अपने बाउंड होने से पहले। पहले ऑफरी है तो ऑफरी कब बाउंड होता है, जब ऑफरर की नॉलेज में उसकी ऑफरी की एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो 16 तारीख से पहले पहले अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता था। तो क्या आएगा, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दी ऑफरी या एक्सेप्टर। ठीक है, कर लिए बात फॉलो। चलें, अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिम, ये फिर आ गया हिमसेल्फ। अच्छा 12 आ जाए, एन ऑफर गेट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। ऑफर लीगैलिटी उसके अंदर कब आती है, सिंपल ऑफर की तो कोई लीगल हैसियत नहीं है ना जब तक कि वो आगे कन्वर्ट नहीं होती। तो भाई जैसे ही एक्सेप्ट होती है ना तो ऑब्वियसली ये प्रॉमिस बन जाती है। प्रॉमिस आपको पता फिर एग्रीमेंट और कंसिडरेशन डाल के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा कुछ हो जाता है। ठीक है जी। 13 नंबर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज इन्फर्ड। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भाई क्या होती है, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द ऑफरी, कंडक्ट से जाहिर होती है ना, उससे रिजल्ट निकलता है। मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये इम्प्लाइड है। बाकी एक्सप्रेस का आपको पता है वो रिटर्न या ओरल फॉर्म में होती है। 14 नंबर, अब्दुल्ला ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल करीम हिज मोटर बाइक फॉर 5000। अच्छा, अब्दुल्ला साहब ऑफरर हैं, उन्होंने करीम को ऑफरी है वो उसको कहा कि भाई मैं अपनी बाइक सेल करना चाह रहा हूँ 5000 की। तो ज़रा एक कॉन्सेप्ट और रिवाइज कर लेते हैं। अब्दुल्ला के लिए कंसिडरेशन क्या है, 5000 रुपये जो उसको करीम ने देने हैं। करीम के लिए कंसिडरेशन क्या हो सकती है अगर वो एक्सेप्ट करता है तो बाइक। ठीक है, करीम रोड बैक सेइंग ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड वुड पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ 2 फॉलोइंग मंथ्स। उसने कहा कि भाईजान ठीक है 5000 रुपये तुमने बेचनी है, चलो अगले 2 महीनों में तुम्हें 2500 रुपया मिल जाएगा। तो क्या ये एक्सेप्टेंस है, नहीं। आपने इसकी रीज़न क्या लिखनी है, लीगल प्रोविजन क्या लिखनी है। पहले तो आपने स्टार्ट में ये केस सिनेरियो टाइप ही एक हो जाता है, वैसे तो एमसीक्यू है लेकिन केस स्टडीज़ भी इसी तरह की होती हैं। आपने क्या लिखना है पहले कि दी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट फुलफिल ऑल द प्रेसिडेंट कंडीशंस, वो करनी होती। अब उसने 5000 रुपये अगर आपको कहा था तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते वही मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। उसने कहा इंस्टॉलमेंट में देने का, इसका मतलब है कि आपने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसको उल्टा काउंटर किया है। और काउंटर का आपको पता है, काउंटर ऑफर कैंसल्स द ओरिजिनल ऑफर। तो ये भाई अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तो कोई नहीं हुआ, अब आपकी तरफ से ऑफर जा चुकी है करीम साहब की तरफ से, अब अब्दुल्ला की मर्जी एक्सेप्ट करना है। नहीं तो सी जवाब है नो, करीम्स रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंटर ऑफर एंड इज इफेक्टिवली अ रिजेक्शन ऑफ अब्दुल्लाज ऑफर। इसका मतलब यही समझा रहेगा ना उसके ऑफर को रिजेक्ट किया अब्दुल्ला की। बात आई समझ। देन जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्या है जी, लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स विच क्रिएट्स लीगल। तो यही है ना, पहला देखिए लॉ ऑफ एग्रीमेंट, क्या हर एग्रीमेंट का कानून है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमने स्टार्ट में इसके ऊपर बड़ी अच्छी भली बहस की थी कि भाई नाम के अंदर क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगता है, हर एग्रीमेंट के ऊपर नहीं लगना। ये सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगेगा जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल है। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल में हमारी बात। तो भाई बी इसका हो जाएगा। अब आप लोगों के पास 3-4 और इसके एमसीक्यूज होंगे, वो देख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लेनी है, 1% भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी अब पीछे आ रहे हैं, ज़रा इधर पीछे आ जाए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा है, इस चैप्टर में से ना 1-2 नंबर के आया था क्वेश्चन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स सारे इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिंक हो रहे होते हैं। अगर आपको ऑफर एक्सेप्टेंस की समझ नहीं आई, आगे बिल्कुल ही नहीं कुछ आना, बिल्कुल कुछ सीधा मतलब कि जवाब ही है, क्योंकि यही वाले कॉन्सेप्ट्स आपके आगे यूज़ हो रहे होने हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के अभी क्वेश्चन आ जाएंगे, चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, कंसेंट के आएंगे, कंसिडरेशन के, सारे के सारे लिंक्ड है। वो खोल खोल के बस थोड़ा थोड़ा बताता रहेगा आपको जैसे जैसे एडवांस जाते जाएंगे। तो भाई ये बड़ा ही ज़रूरी है कि हमें किसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर भी कोई भी मसला ना हो। ठीक है, चलें, कोई हो मसला तो फ़ौरन आपने मैसेज करना है। आपको पता है कि भाई आपका अवेलेबल है आपके लिए, तो फ़ौरन कर लेना। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखें, मुराद ऑफर्ड हिज कार। ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, कोई अपने पास से नहीं बनाए हुए, पास पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आपको ये आ जाते हैं इसका मतलब है कि भैया आप
सही अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आने चाहिए। अगर किसी के अंदर क्वेश्चन है तो उसका मतलब है कि आपको फ़ौरन पूछना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका क्यूरी रह जाएगी और पेपर में भी फिर रह जाएंगे। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर 400,000। ओके जी, मुराद साहब ने कहा कि भाई गाड़ी खरीद लें। तो मुराद के लिए कंसिडरेशन क्या है, 4 लाख रुपए है। सनम के लिए गाड़ी है। ये भी हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार बोलते रहेंगे, ठीक है। जब थोड़े टाइम के बाद ऑब्वियसली आपको इतनी बार हम बोल लेंगे कि आपको पता लग जाएंगे, फिर हम मेन क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया करेंगे। अच्छा, पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है। ये वैसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि क्वेश्चन से पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। एक बार तसल्ली के साथ उसको उर्दू ट्रांसलेट कर लें, सुकून के साथ, कोई जल्दी नहीं है, पेपर में बहुत टाइम होता है। कर लिया, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि आप फिर सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार फिर से रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है, ठीक है। कंफर्म हो जाएगा कि भाई कि क्या पहले मैं कोई और मतलब तो नहीं ले गया था, क्योंकि अक्सर क्या होता है आप रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा एक मसला है, स्पेशली केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस के अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ आती। अपनी तरफ से सारा सही लिख कर आए होंगे, ठीक है। कई बार होता है ना बोर्ड के ऊपर, मतलब मेरा भी अक्सर हो जाता है, ज़हन के अंदर कुछ होता है, इधर कुछ लिख देता हूँ, अपनी तरफ से सही होता है। अब जितना मर्जी देख जाओ, गलती नज़र ही नहीं आनी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तरफ से सही लिखा होता है। पेपर के अंदर अगर आप रिक्वायरमेंट को सही ना रीड कर पाए, आपने अपनी तरफ से सारा सही लिखना है, लेकिन वो 0 नंबर का होना है। तो रिक्वायरमेंट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो कहते थे, वो तो नहीं दी, तो रिक्वायरमेंट को इज्जत दे देते हैं। मुराद ऑफर्ड इज कार टू सनम फॉर 400,000। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर। माशाल्लाह, गुड गुड। सनम ने भाई ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। एंड इनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ 150,000। पे ऑर्डर को समझ ले फिलहाल चेक। उसने ऐसे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वैसे उधर बताए गए आपके चैप्टर जो हैं 14-15, उसमें 14 में थोड़ा सा बताएगा। अच्छा, उसने कहा कि भाई उसने आगे से एक पे ऑर्डर लिख कर दे दिया ऑफ 150,000। अच्छा, बात देखें, 4 लाख रुपए की वो गाड़ी बेचना चाह रहा है। वो सनम आगे से, फिर सनम तेरी कसम, सनम ने आगे से क्या किया, 1.5 लाख रुपए का एक पे ऑर्डर बना दिया विद अ प्रॉमिस टू पे। और कहा देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ मुराद, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगी, बाकी के पैसे जो हैं 62,500 रुपये के मैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी आपको। और पता नहीं कितनी की बन जानी है 62,500 की, मतलब अच्छी खासी कोई 7-8 तो मेरे ख्याल में बन ही जाएंगी। तो भाई उसने कहा है कि 1.5 लाख रुपया फ़ौरन पे ऑर्डर ले लो मेरे से, और बाकी के जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो उसने, अब क्वेश्चन क्या है, वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। चलें जी, अभी मैं आपको ये केस स्टडीज़ होती है। रिप्रोडक्शन सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस लिखें, ऑफर की डेफिनेशन लिखें, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है लिखें। ये जो सीधा सीधा जवाब होता है उसको रिप्रोडक्शन का, या रट्टा कह सकते हैं, या क्रैमिंग का क्वेश्चन वो कहते हैं। ये वो वाले क्वेश्चन तो फिर भी स्टूडेंट्स कर ही जाता है जिसने सिलेक्टिव स्टडी ना की हो। जो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं उनसे तो वो भी नहीं ना होते फिर, क्योंकि वो कुछ चैप्टर्स हैं वो लोग वो छोड़ देते हैं, उसमें से वो 15-20 का आता है, 15-20 उधर से उड़ गए, 80 नंबर पीछे रह गए, 80 में से 80 पे की कितना होंगे, तो वो फिर पिछले भी उड़ जाते हैं। बात है जी केस स्टडीज़ की। अच्छा, इसके ऊपर ना एक वीडियो है मेरी, वो भी मैं आप लोगों को उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप ना वो देख लेना प्लीज़। मैंने कुछ आई गेस साल पहले इससे पिछले सेशन में रिकॉर्ड करवाई थी, तो वो आप देख लेना। उसमें तरीकाकार है कि आपने पेपर सारे का सारा बीलो का कैसे अटैम्प्ट करना है। एमसीक्यूज़ का भी वो तो वैसे ईजी है, लेकिन स्टूडेंट उसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सारा एमसीक्यू का सिर्फ ऑप्शन लिखना है, या हर पेज के ऊपर एक एक एमसीक्यू करके 15 पेज आया करने हैं, या पूरी पूरी स्टेटमेंट उठा के लेने का ही माऊ होते हैं जी वो। मतलब कि आंसर लिखा बी, ठीक है, अब बी के आगे क्या था वो भी सारा लिखने लग जाएंगे, फजूल है, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह भी, इसलिए फिर उधर मैंने एमसीक्यूज़ का भी बता दिया है कि कहीं माशाल्लाह कोई ज़्यादा ही मासूम तबका है हमारा, और बाकी भी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी और केस स्टडीज़ का भी कि क्या तरीका है, ठीक है। तो अच्छा, केस स्टडी जब आपने करनी है भाई, तो केस स्टडी का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सिनेरियो आ गया है, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं। इधर बिजनेस लॉ की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वाले से आ सकते हैं, आगे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, तो इस तरह आगे। अच्छा, अब आपके पास सामने केस सिनेरियो आ जाता है वो आपसे हल करवाना चाहता है, कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा होता है। वो आपको ये नहीं कहता कि जो आपने पढ़ा हुआ है रट्टा वो सीधा सीधा लिख दे, वो कहता है जो आपने पढ़ा हुआ है ना
पहले तो उसमें से जो रेलेवेंट बात है वो लिख दो, फिर उस रेलेवेंट बात को इस सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करना है। सिर्फ इधर उधर की बोंगी नहीं मारनी, सिर्फ इस सिनेरियो के अंदर जो बातें हैं ना उसके ऊपर अप्लाई करते हुए अपना जवाब देना है मुझे। अच्छा, अब होता क्या है कि क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अभी तक रट्टा सिस्टम टोटल चला होता है, रट्टा जिंदाबाद, तो कभी केस स्टडीज़ तो हमने की नहीं होती, तो हमें पता नहीं होता कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये आप समझ लें कि एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई जब आपने केस स्टडीज़ करनी है, सबसे पहले चाहे आप हेडिंग देकर लिखना स्टार्ट कर दें ताकि आपको आदत पड़ जाए, सबसे पहले क्या लिखना है, लीगल प्रोविजन लिखनी है। क्या लिखना है, लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन से मुराद क्या होता है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। केस को छोड़ें, अभी केस बाद में देखते हैं। कानून, ये जो केस के अंदर सिचुएशन डिस्कस की गई है इसके ऊपर कानून क्या बोलता है, कानूनी नुक्ता क्या है, कानूनी लैंग्वेज क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर लैंग्वेज मैंने इसलिए बोला है कि आपका माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या ये जो लीगल टर्म्स जिस तरह की लिखी होती हैं क्या एग्जैक्ट वैसा ही लिखना है। तो ये पहले ही बताया गया था कि नहीं भाई, आपसे रिक्वायर्ड नहीं है एग्जैक्ट वैसा लिखना, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन लिखते लिखते कोई भी एंगल मिस नहीं करना। अगर मिस कर दिया तो फिर वो फारिग हो गया ना, फिर तो गलती होना चाहिए ना जवाब। आप अपने अल्फाज में लिखें, कोई एंगल मिस नहीं करना बस उस डेफिनेशन का या उस प्रोविजन का, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने पढ़ी है ना, ये हम प्रोविजन ही पढ़ते हैं। मतलब इस बुक में एग्जांपल्स के अलावा जो क्या है, प्रोविजन या कानून पढ़ रहे हैं ना, कि ऑफर क्या होती है, अच्छा एक्सेप्टेंस क्या होती है, उसके एसेंशियल, ये सारा कुछ ही प्रोविजंस है। अब अगर वो चाहे तो कोई केस स्टडीज़ बना के, अब ये वाली केस स्टडी देखें ऐसे अभी सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे होगी, जब आपको रेलेवेंट प्रोविजन का पता होगा। तो भाई सबसे पहले आपने लीगल प्रोविजन लिख दी, ठीक है, लेकिन ओनली रेलेवेंट, ये मैं बड़ा स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ, बोंगियाँ नहीं मारनी, सिर्फ रेलेवेंट बात जो सिचुएशन के ऊपर फिट उतर रही है, पूरा उतर रही है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, अपना बेसिस फॉर डिसीजन, ये जो आप जजमेंट अपनी देने जा रहे हैं, फैसला देने जा रहे हैं, उसकी बेसिस, उसकी बुनियाद क्या है, ठीक है, और एंड पे डिसीजन। अच्छा, ये ऊपर नीचे भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये वो आप डिसीजन पहले लिख दो, बेसिस और डिसीजन बाद में लिख दो, ये कोई इतना लाजमी नहीं है। लीगल प्रोविजन मस्ट बी एट द टॉप, ये लाजमी है, ये लाजमी है। अगर आपसे केस सिनेरियो फॉर एग्जांपल यही सवाल है ना कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, और आप लिखाते हैं कि नहीं भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपने अपनी तरफ से कहना वाह जी वाह, मैंने डिसीजन लिख दिया। डिसीजन तो आपका बिल्कुल सही है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ये हमें मतलब अभी हम जवाब में नहीं गए, हमें पहले पता लग गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा भी 4 लाख रुपया, तो बंदे ने आगे से कह दिया 1.5 लाख रुपया प्लस 62,500 की किस्तें। तो हमें तो पता है कि भाई एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल। ये जो मैंने लाइन बोली है ना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल, दिस इज द लीगल प्रोविजन, ये लीगल प्रोविजन है। अब आपको भी पता ही है ये वाली बात, इसी बात की बेस पर आपने जवाब क्या बनाया है कि नो दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी बात की बेस पर आपने कहा था ना, गल कर रहे हो फॉलो या नहीं, इस बात की बेस पर आपने कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन वो जो आपने दिमाग के अंदर सोचा है ना, वो कहते हैं यार बस इसको लिख के बता दो भाई मुझे, आपने सिर्फ वो लिख के बता देना है, तो वो आपकी लीगल प्रोविजन है। बात कर रहे हैं फॉलो, ज़रा हजम करें बात को। ज़रूरी नहीं है कि आज ही समझ आ जाए, क्योंकि ये जो रिपीटर्स हैं उनको तो समझ आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये लाजमी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम समझ आए। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बड़ी लाजमी है रिटर्न, उसमें आपने आपको झंझोड़ना है कि भाई लीगल प्रोविजन किधर है, लीगल प्रोविजन किधर है। केस स्टडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वरना आप इसका जवाब नो लिख कर आ जाए जो कि सही जवाब है, वो इसको गलत कर देगा। वो कहेगा भाई मैं तुक्के मरवाने के लिए यहाँ पे थोड़ी बैठा हूँ कि हाँ ये ना है, तुक्का ही हो सकता है, या यस होगा या नो होगा, और आपने ये तुक्का लगा दिया नो। आप आके फिर कहोगे नहीं नहीं सर मुझे तो आता था, तो भाई आता किधर था, इधर था ना, तो लिखना भी था वहाँ पे। तो आहिस्ता से जिस तरह रिटर्न प्रैक्टिस होती जाएगी आपको ये समझ आती जाएगी कि लीगल प्रोविजन किस तरह लिखनी है। तो भाई आपने यहाँ पे लीगल प्रोविजन, फिर अपने बेसिस फॉर डिसीजन, और डिसीजन ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इधर आए, पहले जवाब इसका पढ़ते हैं ताकि आपको मैं फिर बताऊँ लीगल प्रोविजन क्या है। अच्छा, बुक के अंदर कई बार वो क्या करेगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो डिसीजन पहले ले जाए कभी कभार, क्योंकि सजेस्टेड आंसर है ना। किसी एग्जामिनर कोई हर 2-3 साल बाद एग्जामिनर चेंज होता है, उसका माइंड बना उसने और तरह देख ले। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस है
मार्केट में चल रही है, स्टूडेंट्स में चल रही है, जिसको आई कैप इनकरेज करता है वो कहता है लीगल प्रोविजन सबसे टॉप पे लिखनी है। ठीक है, वो क्यों लिखनी है इसका मैं चलो आपको बता भी देता हूँ। अगर आपने लीगल प्रोविजन लिख दी है सही, बिल्कुल करेक्ट लिख दी है, लेकिन लीगल प्रोविजन की एप्लीकेशन आपसे नहीं हो पाई, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते रहे, ज़्यादा लिख के नहीं किया हुआ था, तो आपसे ना अप्लाई नहीं हो पाया, वर्डिंग नहीं मिली यार किस तरह से लिखूँ, वो आपको ना मार्क्स देगा कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो हो सकता है आपको 2-2.5 नंबर दे दे कि यार बंदा पहुँच गया है, आगे बोंगी मार दी, लिखना नहीं आया उसको, चलो खैर है। लेकिन अगर आप अगला जवाब लिख कर आ गए हैं विदाउट एनी लीगल प्रोविजन, उसका कोई मार्क्स नहीं है, 0, गुस्सा ऊपर से आएगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले ही लिख दो ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए ना, स्टार्ट से सही हो गया। कई बार होता है एग्जामिनर चेक करते करते, वो जरूरी थोड़ी है वर्ड बाय वर्ड उसने पढ़ना है, वो देखता है अच्छा यार सही उसी रेलेवेंट बात को कर रहा है, चलो जी बस, उसने पूरा जवाब भी नहीं पढ़ा। ये ह्यूमन है ना, वो भी इंसान है, तो आपने भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, इस एज का। अच्छा जी, अब उसने कहा कि बताएं वैलिड है कि नहीं। एन एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। देखिए हमने कोई नहीं जवाब लिखा कि वैलिड है या नहीं है, हम तो नहीं लिख रहे जवाब, हमने इसका डिसीजन अपना अभी तक दिया ही नहीं है। हम स्टार्ट हुए इधर से, हमने कहा रुको ज़रा सब्र करो, सारा कुछ बताते हैं, पहले लीगल प्रोविजन तो लिख लो। सही है, वो ज़रा सुनो मेरे से जो मैं याद करके बैठा हूँ। हमने क्या लिखा है, एन एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, एन एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल एसेंट बाय द ऑफरी टू ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, ये उसने इस तरह लिख दी है। ठीक है, अब ये होगी, अब अगली बार बेसिस वो डालने लगा है वो कि मेरी बेसिस क्या है। वो कहता है इन दिस केस, इस केस के अंदर हुआ क्या है, कहता है इस केस के अंदर हुआ भाई ये है, सिंस द ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड विद द वेरिएशन, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन आ गई है, चेंज आ गई है, इट वुड बी रिगार्डेड एज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहा जाएगा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट वुड बी कॉल्ड अ काउंटर ऑफर, इसको काउंटर ऑफर भी कह सकते हैं क्योंकि काउंटर ही है ना, वो भी आप लगा सकते हैं, वो इक्वली आपका करेक्ट है वो वाली बात भी। ठीक है, अब देखें आपने बेसिस भी लिख दी कि भाई इस केस के अंदर क्योंकि ये हुआ, हैंस एंड पे आपने लिखा है कि हैंस मेरा जवाब ये है, या देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मुराद एंड सनम हैज़ नॉट बिन फॉर्म, दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप ये लिख सकते हैं। बात किया फॉलो। दोबारा केस क्या था, छोटी से 3 या 2 नंबर की सिर्फ केस स्टडीज़ है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी अप्रोच सेट हो जाए कि भाई मुराद साहब ने कहा मेरी गाड़ी खरीद लो 4 लाख रुपए के अगेंस्ट, मतलब 4 लाख रुपया मुझे कंसिडरेशन दे दो, गाड़ी आपकी कंसिडरेशन ले जाओ। उसने आगे से एक्सेप्टेंस किया, उसने कहा हाँ मैं खरीद लेती हूँ, लेकिन 1.5 लाख रुपया एडवांस पे ऑर्डर की सूरत में, बाकी के जो पैसे हैं वो मैं आपको इंस्टॉलमेंट की सूरत में दूँ। ये तो मैंने ऑफर ही नहीं की थी उसको, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल, बिल्कुल कोई तब्दीली के बगैर होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते एक्सेप्टेंस के अंदर, वो फिर काउंटर ऑफर बन जाएगी, पहली बार तो रिजेक्ट होगी। तो आपने सिंपल ये लिख दिया कि पहले तो आपने डेफिनेशन लिख दिया ना कि एक्सेप्टेंस है क्या, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड। देखिए अब यहाँ पर भी डेफिनेशन अगर लिखने चलेंगे वो इररेलेवेंट है, रेलेवेंट नुक्ता उस डेफिनेशन में से लिखना है बस। देखो इस केस के अंदर मसला क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि एक्सेप्टेंस किस तरह होती है, वो उसने कहा यार ये सिनेरियो उसने इस तरह काउंटर किया है, ठीक है तो ये बताएं क्या है। तो आपने इसी के ऊपर रहते हुए कहना है कि भाईजान ये अनक्वालिफाइड होनी चाहिए थी, वो नहीं है, क्वालिफाइड हो गई है, इस वजह से मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आगे समझ लीगल प्रोविजन टॉप पे दूसरे पे आ जाए अभी। अच्छा दूसरी भी केस स्टडीज़ ही है, आपको मैं वो लिंक भेजूँगा, उसमें ना वैसे तो अगर ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो पहचान तो हो ही जाती है बंदे को, लेकिन उसमें ना कुछ निशानियां भी बताई हुई हैं कि रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन और केस सिनेरियो के में क्या फ़र्क है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के अंदर आमतौर पर पार्टीज़ के नेम शेम नहीं आ रहे, तो कहानी नहीं आ रही होती, वो 1.5 से 2 लाइन का होता है, सिंपल रटा आपने लिखना होता है, ठीक है, जो आपके मेमोरी में आ जाए चीज़ें वो आपने लिखते नहीं है। लेकिन केस सिनेरियो के अंदर वो कहानी बनाएगा प्रॉपर कि यार ये 2 बंदों में ये हुआ फलां 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 इस तरह। तो अब ये देखें जी, दूसरी भी देखकर ही बाजार में लग रहा है केस स्टडीज़ है, तो मैंने जहन अपना बना लिया कि पहले लीगल प्रोविजन, ये जहन फ़ौरन बना लेना है, लीगल प्रोविजन लीगल प्रोविजन लीगल प्रोविजन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लीगल प्रोविजन है केस स्टडीज़ के अंदर लिखना। डिसीजन तो हर बंदे फिर निकाल लेता है, ऊपर लीगल प्रोविजन लिखी होगी, उसको देखें ढूंढें कि क्या उसके मुताबिक काम हुआ है, नहीं हुआ तो कह रहे हैं इनवैलिड है, उसी के मुताबिक हुआ तो कह रहे वैलिड है। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, बतूल ऑफर्ड टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर 4.2 मिलियन। ओके जी, साकिब एक्सेप्टेड दी ऑफर एंड सेंट अ चेक ऑफ रुपीज, इसने भी वही वाली हरकत कर दी, ये ऊपर वाला देखें पास पेपर में दोबारा आ गया, और लोग कहते हैं जी कि आई कैप के पास पेपर रिपीट नहीं होते, तो भाई रिपीट ही होने। अब ज़रूरी तो नहीं मुराद और सनम ही आए बीच में, ठीक है,
बतूल और साकिब भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, उनको भी मौका दिया जाए। तो भाई स्नैरियो वही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, एग्जैक्ट वही है जो ऊपर था, ठीक है। तो आप उसका जवाब भी देखें, बिल्कुल वैसा ही है, तो वही आ जाएगा जी। एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल, शुड भी नहीं बल्कि मस्ट डालें यहाँ पे, इसने शुड डाला हुआ है ना, मस्ट है ये, तो भाई ये लाजमी है। शुड से भी एक आगे की चीज़ होती है ना, मस्ट पढ़ा होगा कभी इंग्लिश में, तो आपने वो लिख दिया। अब आपने फिर वही लिखना है कि इन दिस केस, क्योंकि आगे से उसने नई कोई अपनी गेम खोल दी है, तो ये काउंटर ऑफर कंसीडर की जाएगी या ये क्वालिफिकेशन कंसीडर की जाएगी। उसने ऑफर को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। हैंस या देयरफॉर द सेड एग्रीमेंट इज़ इनवैलिड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, या आप लिख दो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बिन फॉर्म्ड। ओके जी। लेकिन उसने अब नीचे एक एक्स्ट्रा गेम चला दी है, वो ज़रूरत नहीं थी, पूछा ही नहीं हुआ था। अगर वो ये पूछता ना कि क्या किसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, फिर आप ये ज़रूर लिखते हैं कि हाँ इफ़ बतूल एक्सेप्ट्स द काउंटर ऑफर, क्योंकि अब ऑफर किसके हाथ में है, पहले ऑफर की थी बतूल ने, जो कि उन्होंने काउंटर कर दिया आगे से आकिब साहब ने, साकिब साहब ने, अब साकिब के हाथ में ऑफर है। अब अगर बतूल इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ चलो यार 15 लाख रुपया, और इस तरह वही बार्गेनिंग शार्गेनिंग करके, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसने पूछा नहीं हुआ, तो अगली लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हाउ एवर वाली। ये देखें ना, एग्जामिनर जब चेंज होता है ना, उसका थोड़ा बहुत एटीट्यूड लिखने का, या क्या उसे कह सकते हैं, उसका अंदाज़ वो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। लेकिन ये लाजमी नहीं था। क्वेश्चन हमें उसने सिर्फ क्या पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ ये, तो भाई एक्सप्लेन कर तो दिया, अब अगला क्यों बताएं कि अगर ये हो जाए तो वैलिड है, वो नहीं पूछा हुआ, उसको रहने दें, इसको काट भी दें चाहे इधर से भी। ये आपने ना स्टिक टू द रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर आपने अमल करना है। अच्छा, क्वेश्चन 3 पे आए। बदर हु इज़ द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स, ओके, सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स, उसका घोड़ा भाई गुम हो गया है, विच हैड बिन मिसिंग फॉर 5 days। उसने भाई अपने मुलाजिम को भेजा कि जाओ यार घोड़ा ढूंढ के लाओ, 5 दिनों से गायब हुआ पड़ा है, तुम भी गायब हो जाओ वरना। बदर एडवर्टाइज अ रिवॉर्ड ऑफ 20,000 इन अ न्यूज़पेपर। अच्छा, बदर साहब जो ओनर हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में भी चला दिया है कि भाई जो भी मेरा घोड़ा ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 20,000 रुपये इनाम दूंगा। आफ्ताब जो कि एम्प्लॉय था, अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, उसको पता ही नहीं है कि अखबार में खबर छप चुकी है, उसको नहीं पता, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। ट्रेस दी, और उन्होंने घोड़ा ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम बदर। हाँ, ये हमने की हुई एग्जाम्पल क्लास में, ठीक है, कि भाई वो वापस आ रहा था तो किसी को घोड़ा लेकर आ रहा था, उसने कहा हाँ भाई कमा लिया तूने 20,000 रुपये। उसने कहा कौन से 20,000 रुपये? उसने कहा यार वही जो एडवर्टीजमेंट की हुई है। वो कहता कौन सी एडवर्टीजमेंट? अखबार में दिखाया भाई, ये देख तेरे बॉस ने एडवर्टीजमेंट की हो। उसने कहा अच्छा यार बॉस मुझे, मतलब कि उसने भेजा हुआ है, मुझे तो नहीं नाम के इस कंजूस शख्स ने, लेकिन अखबार के अंदर कह दिया। अब वो गया, उसने कहा बॉस जी लब ले आए, ले आओ 20,000 रुपये। बॉस ने कहा अभी केड़े 20,000 रुपये? जब मैंने तुम्हें भेजा था तो तुम्हें तो पता ही नहीं था इस ऑफ़र का, ठीक है, तुम्हारी तक तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, तो ये ऑफ़र ही नहीं है, जनरल ऑफ़र वाला वो आ गया ना कॉन्सेप्ट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर। वो कहता है पहले तो भाई टाइप ऑफ ऑफर को आइडेंटिफाई करें। ये देखें क्वेश्चन का एक पार्ट ये है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, सिंपल सा एक उसने पूछ लिया, तो ये टाइप ऑफ ऑफर है, वो आपने बताना है जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर क्यों है? क्योंकि इसमें आपने पब्लिक एट लार्ज को, ठीक है, आपने एड्रेस करके उनको ऑफर किया है, या आपने लिखना है। तो विच वॉज मेड बाय बदर, ठीक है। Also state whether आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर दी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब देखें पहले तो आपने वो जवाब दे दिया ना कि ये जनरल ऑफर है क्योंकि सारी आवाम को तो किया गया। अब इसने सिंपल लिखा हुआ है इन दिस केस द ऑफर वाज मेड टू द पब्लिक, तो ये बताया भी नहीं है कि जनरल ऑफर है क्या है, तो आपने बताना है इसको, ठीक है। इन दिस केस द ऑफर वाज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, हैंस इट इज़ कॉल्ड है जनरल ऑफर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक हिस्सा हो गया। अगला हिस्सा क्या है? उसने कहा कि जी ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर दी सर्कमस्टांसेस। अब आपने पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है। अगली बात की लीगल प्रोविजन क्या है कि भाई ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस। आपने सिंपल ये लिख देना, हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस के अंदर पढ़ा था ना, एक्सेप्शंस के एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था उसके अंदर। वही आपने ये देखें, रेलेवेंट बात तक पहुंचना बाप का काम है। वो कब पहुंचेंगे? जब नॉलेज ज़्यादा होगा, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लिख लिख कर करेंगे, पहुंचने लग जाएंगे लीगल प्रोविजन तक।
अब आपने बाकी चीज़ों को छोड़ के रेलेवेंट नुक्ते के ऊपर आप पहुंच गए हैं। उसने इस तरह लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्सन हु हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द ऑफर। उसने इस तरह लिख दिया, आप किसी और तरह भी लिख दें कि भाई सिंपल बात है कि ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं हुई, उसकी नॉलेज में नहीं आई बंदे के, एक्सेप्ट कैसे कर सकता है वो। तो अब आपने कहना इन दिस केस, अब आ गया बेसिस फॉर डिसीजन या डिसीजन, तो आपने कहना है इन दिस केस, क्योंकि आफ्ताब कैन नॉट क्लेम, उसने पहले डिसीजन लिख दिया, बेसिस बाद में लिख देगा, ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा कि भाई आफ्ताब कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड फ्रॉम बदर एज देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड आफ्ताब डिड नॉट नो अबाउट द रिवॉर्ड ऑफ when he found the missing horse. Aftab could have accepted the offer only when he knew about it, because an offer accepted without its knowledge does not confer any legal rights. उसने कहा कि भाई ये एक्सेप्टेंस तब समझी जानी थी अगर उसको ऑफर कम्युनिकेट होती, तो पता है यार सारा कुछ ही आपको। अब इसमें गलती क्यों होती है, ब्लंडर क्यों होते हैं? ब्लंडर इसीलिए होते हैं कि लीगल प्रोविजन नहीं ना लिखते, सारा अपनी तरफ से जवाब लिख के आ जाएंगे कि नहीं भाई उसको तो नहीं पैसे मिलने चाहिए, ये इस तरह। भाई लीगल प्रोविजन क्या है वो तो बताओ ना, कानूनी नुक्ता बताओ, सबसे टॉप पे बताना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 देखते हैं। ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम ऑफर्ड बाय लेटर लिख दिया 3 सितंबर को, टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर 50,000। ओके जी, गाजी रिसीव्ड द लेटर ऑन 5 सितंबर 2018, उसको 5 सितंबर को मिला है। अच्छा पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ जाए नीचे, पहले वो पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर and acceptance and the revocation of the offer was completed as against Salim and Ghazi under the above circumstances and whether a binding contract was created between Salim and Ghazi। अब देखें उसने इतना कुछ पूछ लिया है कि क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने रिक्वायरमेंट को इज्जत ना दी तो कंफर्म ये वाला क्वेश्चन तो फेल हो जाना है कंफर्म, क्योंकि एक आधी चीज़ मिस हो जानी है। तो भाईजान आप एक तरीकाकार क्या है कि उनको अंडरलाइन करी जाओ। उसने क्या क्या पूछा, उसने कहा है ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ, किधर गया, ऑफर, पहला मतलब क्वेश्चन आ गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, वो कब कंप्लीट हुई है। अब आपको पता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, ये एज अगेंस्ट वगैरह नहीं होती, इसका सिंपल रूल क्या होता है कि ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग, यही है ना जो ऊपर वाले क्वेश्चन पे भी अभी लगा है। तो ये तो एक बात उसने पूछ ली। दूसरी रिक्वायरमेंट उसने क्या पूछी है, किधर गया, हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दूसरा सवाल हो गया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इसका आपको पता है खुद ही, उसने बता भी दिया, लेकिन अगर ना भी बताया होता है आपको पता होना चाहिए कि 2 फेजेस में होती है, आपने दोनों बताने हैं, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी, दोनों ही। ऑफरर साहब यहाँ पे कौन है, सलीम ऑफर्ड, तो सलीम साहब ऑफर्ड ऑफरर हैं और गाजी साहब ऑफरी हैं। इसका मतलब है कि आपने ये भी बताना है। आप देखें 3 चीज़ें होंगी अभी तक बताने वाली, चौथी पे आ जाए, एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर वॉज कंप्लीटेड, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं पूछा उसने जो पूछा हमने वही बताना है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर उसने पूछा है कि ये कब हुई है, हमने सिर्फ यही बताना है। और रेवोकेशन ऑफ ऑफर में भी आपको पता है कि 2 फेजेस हैं, उसने भी दोनों ही पूछे हुए हैं वैसे, कि सलीम के लिए रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब हुई है और गाजी के लिए कब हुई है। याद है हमने पढ़ा था कि रेवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, सही है, और रेवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड, रेवोकेशन अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड और रेवोकेशन फॉर द पर्सन हु वाज मेकिंग इट, ठीक है। मतलब है कि रेवोकेशन का जब हमने कल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक्सेप्टेंस और ऑफर के एंगल से नहीं पढ़ा था, हमने सिंपल पढ़ा था रेवोकेशन, वो चाहे ऑफर की हो चाहे एक्सेप्टेंस की हो, जो बंदा कर रहा है रिवोक, चाहे वो ऑफर कर रहा है रिवोक, चाहे वो एक्सेप्टेंस कर रहा है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, मतलब वो बंदा कब बाउंड हो जाएगा। और जिसके अगेंस्ट इसने की है, चाहे वो ऑफर की रेवोकेशन है, अगर ऑफर की रेवोकेशन की गई है तो भाई किसके अगेंस्ट की गई है, जाहिर है दूसरे बंदे के, ऑफरी के। और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की गई है तो फिर ऑफर के अगेंस्ट, ठीक है। तो हमने ये भी इधर लिखना है, एज अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट, ऑफर वाली बस पूछा, एक्सेप्टेंस वाली नहीं पूछा। एज अगेंस्ट अदर पर्सन लिख लो, ठीक है, अदर पर्सन।
अब आपको पता है कि ऑफर को रिवोक कौन कर सकता है, ऑफरर कर सकता है ना, ऑफरी तो नहीं कर सकता, ऑफरी तो एक्सेप्टेंस को करेगा। तो इसका मतलब है कि सलीम साहब रेवोकेशन ऑफ ऑफर में कब बाउंड हो जाएंगे, कब कंसीडर कर लिया जाएगा कि ऑफर रिवोक होगी, अब ये पीछे नहीं हट सकता। और एज अगेंस्ट अदर पर्सन मतलब गाजी साहब के लिए अगर ऑफर रिवोक होगी है तो किस मौके के ऊपर है जी कि ऑफर रिवोक हो चुकी है, अब गाजी साहब कुछ नहीं कर सकते जी। तो देखें इतना लंबा चौड़ा उसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, इतना कुछ है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन थोड़ा इस लेवल पे सिर्फ चैप्टर 2 के लेवल पर टफ एक क्वेश्चन है। टफ इस सेंस में है कि जो लोग रिक्वायरमेंट को इज्जत नहीं देते, एक नज़र में बस पढ़ के निकल गए हैं तो वो भाई फंस जाते हैं। ये कंफर्म बात है कि जो बंदा एक बार उसमें पढ़ेगा रिक्वायरमेंट को, वो निकाल ही नहीं सकता कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो जवाब पे देखिए, उसने कहा जी सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अच्छा, अब इसने पैराग्राफ्स इस तरह लिख दिए, आप अलग अलग करके भी मतलब डाल सकते हैं पॉइंट सारे। अच्छा, पहला आ गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, उसने पूछा है कब कंप्लीट हुई है। तो भाई आपने इसका भी अब ज़्यादा चीज़ें ना तो मिक्सचर सा उसने स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। वही मैंने आपको बताया कि लीगल प्रोविजन कभी ऊपर नीचे भी कर देता है, लेकिन आपने हमेशा लीगल प्रोविजन पहले लिखनी है। तो आप कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में क्या लिखोगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। ये आपने लीगल प्रोविजन लिखी है, उसकी नुक्ता कानूनी लिखता। अब इस केस के ऊपर आ जाए, आपने कहना है हेंस इन दिस केस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड ऑन 5 सितंबर, सही है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ गाजी। पहला जवाब आपका सही हो गया। पहले आपने लीगल प्रोविजन लिखी है, लीगल प्रोविजन नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलने। आपने पहले क्या लिख दिया भाई, अब उसने बेसिकली जिस तरह लिखा है ना, उसने डिसीजन पहले दे दिया व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ गाजी, वो लीगल प्रोविजन है ना, ऑफरी की नॉलेज में आना, वो उसने बाद में लिख दी। लेकिन आपने वही तरीका फॉलो करना है, लीगल प्रोविजन पहले लिखनी है। आपने पहले क्या लिखना है, ऑफर इज communication of offer is completed when it comes to the knowledge of offeree, hence in this case as offer came into the knowledge of Ghazi on 5th September 2018, hence communication of offer was completed on 5th September 2018। ये आपका पहला जवाब हो गया। अब दूसरा जो कि अलग पैराग्राफ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन चलो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तो हमें पता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 फेजेस में होती है, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी। तो आपने पहले लिखना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर। ये लीगल प्रोविजन लिख रहे हैं जो आपको छोड़ दें अभी कि इस केस में क्या है। सिंपल लीगल प्रोविजन लिखनी है कि उसने सिंपल आपसे पूछा कि भाई कब होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यही रट्टे वाला क्वेश्चन आया होता है कि डिस्क्राइब व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, तो आप कुछ सोचते, आप सिंपल रिप्रोडक्शन वाला रिप्रोड्यूस करते हैं ना उसको कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ट्रांसमिटेड या इज पुट इनटू ट्रांसमिशन सो इट बिकम्स आउट ऑफ द पावर ऑफ ऑफरी। यही लिखते हैं ना आप, ये आपने लाइन लिखनी थी। अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफर का मुझे बताओ फॉर्मूला या उसकी लीगल प्रोविजन, आपने सिंपल ये बतानी थी। तो जब यही बात वो सिनेरियो बना के पूछता है, उधर क्यों स्टूडेंट घबराते हैं, ये एक अजीब बात है। इसलिए घबराते हैं क्योंकि आप लोगों को एप्लीकेशन का नहीं आइडिया हो रहा है इसकी, ठीक है। वो कब होता है, जब रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 वीक्स तक ये हो जाएगा आइडिया, अगर तो फॉलो करते रहेंगे चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं। तो भाईजान ठीक है, ये हमने पहले लीगल प्रोविजन लिख दी है। तो अब आप बताएं कि एज अगेंस्ट ऑफर कब होता है जी, सलीम साहब कब बाउंड होंगे, जब गाजी ने अपनी एक्सेप्टेंस को लेटर में डालना है उसी वक्त। तो जी गाजी साहब ने कब किया है, ऑन 6 सितंबर गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। लो जी, उसने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। जैसे ही उसने ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, फंस कौन गया है, एज अगेंस्ट ऑफर सलीम साहब बाउंड हो गए। तो मतलब 6 सितंबर जवाब है जिसका दूसरे वाले का, ठीक है। चले जी अब आगे आ जाएं। आगे उसने क्या कहा कि एज अगेंस्ट गाजी, एज अगेंस्ट ऑफरी, इसकी भी आपने पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरी व्हेन द एक्सेप्टेंस कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। बस यही है ना, जब एक्सेप्टेंस आपकी ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगी, ऑफरी साहब उस वक्त बाउंड होते हैं। तो भाई अब लेटर कब पहुंचा है, 8 तारीख को। तो आपने अगर लिखना हैंड्स ऑन एज द लेटर रीच सलीम ऑन 8 सितंबर, सो जो है इट इज़ कंप्लीटेड एज अगेंस्ट गाजी ऑन 8 सितंबर। इधर तक हो गया जवाब। अब आगे आ जाएं। आगे क्या है, सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर। हाँ, अब सलीम साहब ने भाई रिवोक भी कर दिया, ये केस आ गया। रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड इट टू गाजी ऑन 5 सितंबर 2018। द लेटर रीच्ड गाजी ऑन 7 सितंबर 2018। लेटर्स भाई कब तक पहुंचा है, 7 सितंबर 2018 को। अब इसको भी आपको पता है कि एज अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट,
तो मेक किसने किया है? सलीम ने ऑफर मेक किया है। तो इसका रूल क्या था कि जिस वक्त इसने ट्रांसमिशन में डाल दी अपनी रेवोकेशन, फौरन सलीम साहब बाउंड हो जाते हैं। तो इसने कब डाली है भाई, किधर गया, 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को इन्होंने डाली है। तो अच्छा, और दूसरे के पास कब पहुंची है? 7 सितंबर को। अच्छा, अब इन सारे गेम के अंदर अंदर ही ऊपर एक्सेप्टेंस भी हो चुकी है ना। जरा बात ज़रा दोबारा आए, देखें पहले तो हमने कहना है कि जी रेवोकेशन जो है कंप्लीट तो चलो इस तरह होती है, लेकिन कर कब सकते हैं? तो ऑफर की रेवोकेशन कब तक आप कर सकते हैं? जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट ना हुई हो। मतलब सलीम साहब जब तक बाउंड नहीं हुए थे एक्सेप्टेंस वाले, तब तक ऑफर को रिवोक कर सकते थे। अब ये बाउंड कब हुए हैं भला? सलीम साहब बाउंड हुए हैं 6 सितंबर को, 6 को हुए ना, मतलब कि 6 तारीख को सलीम साहब बाउंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम गाजी, तो ये हो चुके हैं। अब सलीम साहब ऑफर को रिवोक कब कर रहे हैं? किधर गया? ऑफर को वो रिवोक कर रहे हैं 5 सितंबर को। अच्छा, तो क्या भाई ये कर सकता रहा 5 सितंबर तक? ऑब्वियसली कर सकता था, अभी तो उसकी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं ना हुई थी, तो वो बाउंड नहीं था। 5 सितंबर को वो कर सकता था। अब ज़रा देखें नीचे जवाब। उसने कहा कि दी द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर वॉज कम्प्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम ऑन 5 सितंबर। ये तो हमें पता है ना, जैसे ही सलीम साहब ने अपना लेटर भेजा है, सलीम बाउंड हो चुके हैं। अब ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं रिवोक करता। अच्छा, लेकिन अगली जो बात है, गाजी साहब वो कब होंगे? जब गाजी की नॉलेज में आएगी। गाजी की नॉलेज में कब आया कि भाई मेरी उसने अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया हुआ है? 7 सितंबर को उसकी नॉलेज में ये बात आई है। ऐसे ही भाई। अच्छा, लेकिन अब आगे देखें, सिंस गाजी हैड पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 6 सितंबर। अब देखें, ऑफर की रेवोकेशन गाजी के ऊपर कब बाइंडिंग हुई है कि उसने अपने ऑफर वापस ले लिया? वो ये 7 सितंबर को। ऐसे ही है। लेकिन गाजी साहब ने अपनी एक्सेप्टेंस कब डिस्पैच की हुई थी? उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस डिस्पैच की थी 6 सितंबर को। मतलब है कि ये ऑफर की रेवोकेशन ये तो ये इतने को, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है उसकी कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर, सलीम के अगेंस्ट, क्योंकि गाजी ने भेजी है तो सलीम साहब बाउंड हो गए ना। 6 सितंबर को हुई है। अच्छा जी, उसने कहा कि सिंस गाजी हैड पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 6 सितंबर एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कम्युनिकेटेड टू हिम ऑन 7 सितंबर, हिज एक्सेप्टेंस वाज वैलिड। उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड थी, क्योंकि हमने कहा तो है कि सलीम साहब बाउंड हो गए ना। एज अगेंस्ट सलीम जब ऑफर हो चुकी है कंप्लीट, वो पीछे तो नहीं हट सकता। तो वॉज वैलिड एंड कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर आफ्टर 6 सितंबर। अब भाई वो ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज कंप्लीट एज अगेंस्ट हिम, देयरफॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। क्योंकि उसने देखें ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें एक तो उसने सिनेरियोज पूछे थे, फिर उसने कहा था कि क्या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाए नहीं, और बात की है फॉलो है नहीं की बात। दोबारा ज़रा ये रेवोकेशन वाला सीन दोबारा समझ लें। सीन भाई ये हुआ है कि 5 सितंबर को इस भाई ने रिवोक कर दी अपनी ऑफ़र सलीम ने लिखकर, और 5 सितंबर को जब ऑफ़र रिवोक हुई है अभी इसके पास नहीं पहुंची, तो बाउंड कौन हुआ है? सलीम खुद ही बाउंड हुआ है। अभी तो खुद बाउंड हुआ है ना, खुद होता रहे। गाजी अभी बाउंड नहीं हुआ, लेकिन गाजी ने 6 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस दे के सलीम को ज़रूर बाउंड कर दिया है। मतलब है कि सलीम अब एक्सेप्टेंस से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, अब क्योंकि सलीम साहब एक्सेप्टेंस से पीछे नहीं हट सकते, अब उसकी जो ऑफर का लेटर था, रेवोकेशन का लेटर, वो पहुंचा 7 तारीख को। 7 तारीख को बाद में पहुंचा, 6 तारीख को सलीम बाउंड हो चुका है। बात आई है समझ? सलीम साहब क्योंकि बाउंड हो चुके हैं, ठीक है, तो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड बन गया हुआ है। अब वो पीछे उससे नहीं हट सकते। 7 तारीख को 6 तारीख को सलीम बाउंड हुआ था, और 8 को क्योंकि उसके बाद लेटर पहुंचा था सलीम के पास, तो गाजी बाउंड हो गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट किस डेट पे हुआ है? 8 तारीख को हुआ है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है ज़रा दोबारा सोच समझ के आपने एक बार करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने लिख कर करना है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कौन सा। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी
वैसे ये तो सिंपल ही है, इसको क्या लिखना है यार, ये वाला प्लीज़ कर लेना, ये जो हमने किया ना गाजी वाला, ये लिख कर करना है आपने। और इस तरह इन्होंने लिखा हुआ इस तरह नहीं, प्रॉपर लीगल प्रोविजन वगैरह डाल के सही तरह से ये करके आपने असाइनमेंट 1, सही है, इसका नाम रखना है असाइनमेंट 1। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट भी है मंडे को, थोड़ा सा पहले मैं वो बता दूं। टेस्ट ऐसे है कि भाईजान आपका बिजनेस लॉ का जो ड्राइव के ऊपर पोर्टल है, उसमें स्टडी मटेरियल का पोर्टल है। स्टडी मटेरियल के अंदर स्टडी मटेरियल में जाके है टेस्ट का आ जाएगा फोल्डर, सही है। टेस्ट में एक फोल्डर होगा आपका क्वेश्चन पेपर का और एक होगा सॉल्यूशंस का। आपने ऑब्वियसली जाना है क्वेश्चन पेपर के अंदर, वहाँ पर आपका टेस्ट पड़ा होगा, टेस्ट नंबर 1, वो आपने खोलना है। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF को, और आपने क्वेश्चन पेपर जो खाली पेजेस होते हैं, मतलब पेपर के ऊपर आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व जब कर लिया, फिर आपने उसको कैम स्कैनर से मोबाइल में एक ऐप कर लें, फ्री में होती है प्ले स्टोर से कैम स्कैनर, उसका PDF स्कैन करना है। उसको PDF करके 10 फाइलें ना बना देना हर पेज की अलग अलग, नहीं नहीं, एक ही फाइल वो उसमें ऐड करते जाना, वो अगला अगला पेज आता जाता है, ठीक है। एक ही फाइल बनेगी, एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा, और क्या आसान अल्फाज उससे हो सकते हैं, एक ही PDF बनेगी। उसके ऊपर आपने नाम अपना लिखना। आप सबसे पहले ना टेस्ट 1 अली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपने लिखा है, सेव हो गया। अब आपने इसको करना क्या है, गौर से समझ लें ज़रा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा ये आ गया आपके पास, अब सेव है आपके मोबाइल के अंदर। अब आपने जाना है उसी गूगल ड्राइव के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर आपने क्लिक करना है शेयर्ड में, जैसे पहले भी ये शेयर्ड ही है ना आपके साथ जहाँ से आपने उठाया होगा। शेयर्ड में जाएंगे, वहाँ पर आपके नाम और CRN वाला फोल्डर एक होगा आपके साथ, शेयर किया हुआ है हम लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अली, आगे CRN लिखा होगा 144321 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपका है जी टेस्ट का फोल्डर रेलेवेंट आपका, इसको आपने ओपन करना है, और सिंपल आपने वहाँ पे प्लस का निशान शो हो रहा होगा मोबाइल में या लैपटॉप में, अगर करना है प्लस का निशान लगाओगे, अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है रेलेवेंट, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, चूज़ करके अपलोड करना है, वो अपलोड हो जाएगा आपका, सही है। अच्छा, अब हमारी तरफ से क्या होगा, जब मैं उसको मार्क कर लूँगा इंशाल्लाह विद इन अ वीक ही हो जाया करेगा, अगले टेस्ट से पहले मार्क करके उसी टेस्ट का नाम अब हो जाएगा मार्क्ड टेस्ट 1, ठीक है। और वो उसके अंदर आपके चेकिंग हुई होगी सारी, और लिखा हो रिमार्क्स वगैरह होंगे, ये एक हो जाएगा। और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपके साथ स्टडी मटेरियल वाले जो टेस्ट वाला ग्रुप है, बल्कि जो टेस्ट वाला फोल्डर है, उसके अंदर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट नाम से एक स्प्रेडशीट होगी, उसमें CRN आ रहे होंगे और आप लोगों के मार्क्स टेस्ट वाइज आ रहे होंगे। बात कर लिया भाई, फॉलो ये तरीका अगर नहीं समझ आए थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा सुन लें इसको, ओके। अच्छा ये तो हो गया ना। अब ये जो मैं असाइनमेंट्स बीच बीच में कुछ आपको दूंगा, ये लाजमी करनी है प्लीज़ आप लोगों ने, ठीक है। रिटर्न प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा भी प्रैक्टिस करें, लेकिन ये कम अज़ कम इतनी तो ज़रूर करें। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन करना है, इसको भी उसी तरह स्कैन किया, आपने इसका नाम रखना है असाइनमेंट 1 बस, फिर असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 जो भी है, असाइनमेंट 1 करके वही जहाँ पर आप टेस्ट अपलोड करते हैं ना, उसी फोल्डर में जाके इसको भी आपने अपलोड कर देना है। आगे बात समझ चलें, ये था। बाकी फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, मंडे को मिलेंगे। तो आपने प्लीज़ टेस्ट मिस नहीं करना, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेनी है। मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।